स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश की उन्नति के लिए उस देश का समय के साथ बदलना बेहद ज़रूरी है। और हमारा देश यानी भारत देश है जो वो भी अपनी उन्नति के लिए समय के साथ बदलाव अपने अंदर ला रहा है। इस हमारे जो देश है उसमें नए नए कानून समय के अकॉर्डिंग बन रहे हैं और उन्हीं कानूनों में से एक जो बिल है वो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। जो बिल है वो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है और इस पर चर्चा करना ज़रूरी भी है, क्योंकि आम जनता को पता होना चाहिए कि ये बिल आखिर है क्या और इसके जो प्लस और नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है। फिलहाल जो भारत में चुनाव होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग समय पर होते हैं, लेकिन इस बिल में कहा गया है कि पूरे देश में जो चुनाव है, चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, वो एक ही समय पर होंगे। और इसी को लेकर 1 सितंबर को कमेटी भी गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। और इसके अलावा 18 से 22 सितंबर को संसद में विशेष सत्र बैठाने की घोषणा की गई है, जिसमें विशेष विधेयकों पर चर्चा होगी, जिसमें ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी शामिल होगा। दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि जो ये बिल है वो साल 2019 में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके पीछे तर्क था कि इस बिल के कानून बनने से जो चुनाव को लेकर खर्चे होते हैं उनमें कमी आएगी और समय की भी बचत होगी, और इसके साथ साथ जो राजनीतिक अस्थिरता है उसमें भी कमी आएगी। लेकिन इसके विपरीत इस बिल के विपक्ष वाले इसके नुकसान की बात करते हैं, तो साथ ही जो व्यक्ति इसके पक्ष में है वो बात करेगा पॉजिटिव, जो विपक्ष में है वो नेगेटिव ही बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि अगर ये बिल लागू हो जाता है तो उसे लागू करने में कौन कौन सी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ेगा, इसके अलावा इसका आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले समझ लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में कि क्या भारत में पहले भी इस प्रकार का कोई कंसेप्ट रहा है या नहीं रहा है। हम आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव, या यूं कहे तो एक समय पर जो चुनाव होते हैं उसकी अवधारणा पहले भी यानी 1950 के दशक की शुरुआत में भी रही है। लेकिन हालांकि ये जो लागू हुई है वो 4 बार ही लागू हुई है। पहली बार साल 1951-52 में जब पहली बार लोकसभा के आम चुनाव 14 राज्यों की विधानसभा के चुनाव के साथ हुए थे। दूसरा 1957 में जब दूसरी बार लोकसभा के आम चुनाव 14 राज्यों की विधानसभा के चुनाव के साथ हुए थे। तीसरा साल 1962 में जब तीसरी बार लोकसभा के आम चुनाव 14 राज्यों की विधानसभाओं के साथ हुए थे। और लास्ट में 1967 में जब लोकसभा के जो आम चुनाव थे वो 16 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के साथ हुए थे। और इसके बाद हम आपको बता दें कि पूरे भारत में कभी भी एक साथ चुनाव नहीं हुए हैं, जिसका मेन कारण था कि जो राज्यों की विधानसभाओं की समय अवधि है उसको लोकसभा की समय अवधि से सिंक करना बेहद ही मुश्किल हो रहा था। तो साथ ही इसकी हिस्ट्री को जानने के बाद एक बात हम समझ चुके हैं कि भारत में एक समय पर चुनाव का जो कंसेप्ट था वो पहले भी चल रहा था, किसी कारण से वो आगे नहीं चल पाया। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति में इस बिल की बात हो रही है, अगर ये कानून बन जाता है तो साथ ही सबसे पहले फायदे की बात करें तो चुनाव बार बार करने से जो खर्च आता है चुनाव के ऊपर, उस खर्चे में कमी आएगी। दूसरा, बार बार चुनाव होने से समय भी लगता है उनके ऊपर, तो उस समय में भी बचत होगी, यानी यहाँ पर खर्चा और समय बचता है, ये हमें समझ आ रहा है। तीसरी बात, चुनाव होने से जो बार बार चुनाव होते हैं तो जो आदर्श आचार संहिता लगती है उसके कारण जो अपनी राजनीतिक गतिविधियां रुकती है, जो नए नए कानून या नीतियां बनती है वो रुकती है, यानी जो कार्य में बाधा आती है उसके कारण वो कम हो जाएगी। एक बार चुनाव होंगे, एक बार आदर्श आचार संहिता लगेगी, तो इस प्रकार जो बाकी का समय है उसमें सही तरीके से नीतियों को अप्लाई किया जा सकेगा, उन पर ध्यान दिया जा सकेगा। इससे क्या होगा, हमारा बेहतर प्रशासन होगा। इसके अलावा जो वोट देने में लोगों की उपस्थिति होती है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि बार बार चुनाव होते हैं
तो उस पर वो सीरियसनेस नहीं बन पाती है। अगर एक ही बार चुनाव होंगे तो सभी इसे सीरियस लेंगे और सही तरीके से अपना मतदान करेंगे और यहाँ पर वोटरों की उपस्थिति भी बढ़ेगी। इसके अलावा चुनाव के दौरान जो हिंसा होती है उसमें भी कमी आएगी। बार बार चुनाव होते हैं तो बार बार हिंसा जैसा माहौल उत्पन्न होता है। एक बार चुनाव होंगे, सही तरीके से होंगे तो हिंसा में भी कमी आएगी। इसके अलावा स्थिरता आने से, क्योंकि समय अवधि ज्यादा मिल जाएगी तो उसके कारण सरकार को सही समय रहेगा उनको नीतियां बनाने और लागू करने में। वो फोकस होकर अपने नीतियों पर ध्यान देंगे क्योंकि उनके जो कार्य अवधि है वो स्थिर रहेंगी। तो साथियों, अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास हो जाता है, कानून बन जाता है, तो फायदे हम समझ गए हैं। लेकिन अब इसके नुकसान की बात करें, इसके दूसरे पहलू की बात करें, तो सबसे पहला, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत देश बेहद बड़ा है, इसके अंदर विविधता है। तो इस कारण अगर हम पूरे देश में एक बार में चुनाव करते हैं तो उसके लिए हमें जो चुनाव के संसाधन हैं उनकी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए जो मैनेजमेंट करना होगा वो एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, यानी यहाँ पर प्रबंधन एक चुनौती रहेगा। तो साथ ही यहाँ पर दूसरे नुकसान की बात करें तो जो क्षेत्रीय दल हैं उनका ये कहना है कि अगर ये लागू हो जाता है तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय मुद्दे वो सही तरीके से मजबूती से उठा सकते थे, लेकिन अगर एक ही बार चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे क्योंकि बड़े होते हैं तो उनके सामने जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो दब जाएंगे, वो उसे मजबूती से नहीं उठा पाएंगे। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय पार्टी है वो मजबूत होती है, वो अपने चुनाव प्रचार में और रणनीतियों में उनका मुकाबला वो नहीं कर पाएंगे। जो क्षेत्रीय दल हैं वो राजनीतिक जो राष्ट्रीय दल हैं उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल हैं वो किनारे रह जाएंगे, उनको उसमें महत्व नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा साथियों, जब 4123 एमएलएस और 545 एमपीस के इलेक्शन यानी चुनाव एक बार होंगे, तो जब उनको समय अवधि ज़्यादा मिल जाएगी नेक्स्ट चुनाव के लिए, तो इसको लेकर जो बीच का टाइम होगा उसमें उनकी जवाबदेही कम हो जाएगी, क्योंकि बार बार इलेक्शन होने पर उन पर जवाबदेही बनी रहती है। लेकिन अगर एक ही बार इलेक्शन होंगे एक ही समय पर तो जवाबदेही कम रहेगी। इसके अलावा साथियों, जो ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल है उसको लाना इतना आसान नहीं है। इसको लाने के लिए 16 विधानसभाओं के जो समर्थन की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा इस बिल को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत लाया जा सकता है, तो इसमें भी बदलाव करने होंगे। इसके अलावा इस बिल को लाने के लिए संविधान में भी संशोधन करने होंगे। आर्टिकल 83 और 85 को बदलना होगा जो बात करता है लोकसभा और राज्यसभा के डिसोल्यूशन की। आर्टिकल 172 जो ड्यूरेशन की बात करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें भी बदलाव करने होंगे। आर्टिकल 174, 356 इनमें भी 2/3 बहुमत से संशोधन करना होगा। तो साथियों, इसके नुकसान को समझने के बाद बात करते हैं कि अगर ये बिल कानून बन जाता है तो उसे लागू करने में कौन कौन सी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली कठिनाई, अगर ये लागू हो जाता है, मान लीजिए हमारे इलेक्शन 2024 में हो जाते हैं, एक साथ सभी के इलेक्शन हो जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, तो अगले 5 साल बाद जो अगले इलेक्शन होने हैं उस दौरान अगर कोई भी लोकसभा या राज्यसभा भंग होती है तो क्या उस स्थिति में अगले इलेक्शन तक का वेट किया जाएगा या फिर उस राज्य के लिए चुनाव दोबारा कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये विडंबना रहेगी, क्या बिना सरकार के वो राज्य अगले साल तक चलता रहेगा जब तक इलेक्शन नहीं होते, या उस राज्य के लिए स्पेशल इलेक्शन कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इसे मेंटेन करना मुश्किल रहेगा। इसके अलावा जो दूसरी कठिनाई है जो पहले भी देखने को मिली थी वो ये है कि विधानसभा और राज्यसभा की जो समय अवधि है उनको सिंक करना मुश्किल रहेगा। और मान लीजिए अगर ये कानून बन जाता है तो बनने से पहले जिनके चुनाव हो गए हैं, जहां सरकार बन गई है, क्या उनको भंग करके दोबारा वहां चुनाव करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार की कई कठिनाइयां, कई प्रश्न सामने रहेंगे। तीसरी बात जो सामने आती है वो ये है कि अगर इस तरीके से एक समय पर इलेक्शन होंगे सभी जगहों पर, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश बड़ा है, तो उस तरीके से जब इलेक्शन होते हैं तो कई बार तो कई राज्यों में कई चरणों में इलेक्शन होते हैं, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा संसाधन चाहिए होते हैं, सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन अगर इस तरीके से अगर एक समय पर इलेक्शन सभी जगह होंगे तो उसके लिए ज़्यादा संसाधन जो मैनेज करने हैं उसमें मुसीबत आएगी। ईवीएम मशीन, बैलेट मशीन, ये सब
ज़्यादा मात्रा में बढ़ानी पड़ेगी, जिससे खर्चा भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है जो सिक्योरिटी को जो मैनेज करना होगा वो भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा, जिसको संभालने में, मैनेज करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसमें कहीं भी चूक रही तो जो चुनाव के दौरान हिंसा है उसके बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहेगी और चुनाव की जो गतिविधियां हैं उनमें भी डिस्टरबेंस होगा, जिससे कि चुनाव के जो नतीजे हैं उनकी गुणवत्ता में भी कमी आएगी। इसके अलावा अगर ये कानून बन जाता है तो एक मेन क्वेश्चन सभी के दिमाग में आएगा, वो ये कि क्या जो एमसी और जो पंचायतों के इलेक्शन होते हैं वो भी इसी प्रोसेस के अंदर रहेंगे? क्या एक समय में जो एक चुनाव होगा उनके अंदर एमसी और पंचायत के इलेक्शन भी शामिल होंगे या नहीं होंगे? इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि जब भी ये कानून लागू होगा उससे पहले जो चुनाव होकर सरकार बन गई है उनका क्या होगा? क्या उनके लिए दोबारा चुनाव होंगे या नहीं होंगे? इसके अलावा वोटर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका जो फैसला है कि किसे वो चुनना चाहते हैं उसमें भी फर्क आएगा, क्योंकि जैसा कि हम जान सकते हैं कि राज्य के और राष्ट्र के इनके मुद्दे अलग अलग होते हैं। राज्य के मुद्दे छोटे स्तर पर होते हैं, राष्ट्र के बड़े स्तर पर। तो कहीं ना कहीं वोटर्स इनको लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, जिनका प्रभाव उनके निर्णय पर पड़ सकता है। तो साथियों, अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर ये नया कानून बन जाता है तो उसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं, इसको लागू करने में कौन कौन सी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ सकता है। वैसे साथियों, बदलाव तो करते रहना जरूरी होता है और बदलाव करने पर जब हम नई चीजें लागू करते हैं तो तभी हमें पता चलता है कि वह फायदेमंद है या नुकसान में है। तो ये जो मुद्दा है वो सरकार पर निर्भर करता है, सरकार ही इसके लिए निर्णय लेगी। बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या आप इस वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो बिल है, जो कानून बन सकता है, उसको लेकर आपके क्या विचार है? आप इससे सहमत है या नहीं है, या किन कंडीशंस के साथ चाहते हैं आप ये लागू होना चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।